1587 में 117 लोगों का एक ग्रुप, जिसमें कि मर्द, औरतें और बच्चे शामिल थे, इंग्लैंड से निकलता है एक शिप में जो कि एक बस जितनी बड़ी थी। और इन लोगों का मेन मोटिव था नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे जाकर अपने देश का पहला परमानेंट गांव बसाना। इन लोगों में 2 औरतें प्रेग्नेंट थी और ये 10 हफ्तों की एक लॉन्ग जर्नी सरवाइव करते हैं और रोanoke आइलैंड पे जाके एक फोर्ट को अपना घर बनाते हैं। लेकिन सिर्फ 1 महीने के बाद ही इनकी जिंदगी में मुश्किलें शुरू हो जाती हैं और ये लोग अपने लीडर जॉन वाइट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इंग्लैंड वापस जाके जरूरी सामान ले आए। जॉन वाइट ने अपनी पोती वर्जीनिया का जन्म कुछ दिन पहले ही देखा था। वर्जीनिया ढेर नई जमीन पे पैदा होने वाली पहली बच्ची थी, लेकिन जॉन वाइट को ये पता नहीं था कि वो अपने लोगों की रिक्वेस्ट मानने के बाद वर्जीनिया का मुंह फिर से नहीं देख पाएगा। जब वो 3 साल बाद वापिस आता है तो उसका अपना परिवार और सारे के सारे कॉलोनिस्ट गायब हो चुके होते हैं। ये लोग कहाँ गए, कैसे गायब हुए, इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था। ये लोग आज तक द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोanoke के नाम से जाने जाते हैं। आखिरकार इन लोगों के साथ क्या हुआ? रोanoke की लॉस्ट कॉलोनी आज तक एक राज बनी हुई है जिसे हर हिस्टोरियन सॉल्व करना चाहता है। 16th सेंचुरी में एक्सप्लोरेशन में स्पेन लीडिंग एम्पायर था। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने नॉर्थ अमेरिका को स्पेन के लिए डिस्कवर किया तो और भी कॉन्क्विस्टाडोर्स को नॉर्थ और साउथ अमेरिका में और नई जमीन डिस्कवर करने के लिए प्रेरित किया गया। कीमती धातुओं और इंडिजीनियस लोगों से चुराई हुई दौलत के कारण स्पेन एक अमीर देश बन गया। स्पेन के साथ compete करने के लिए इंग्लैंड ने भी एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। उन्होंने भी उम्मीद रखी कि वो भी सोना, चांदी और तांबा जैसी धातुएं ढूंढेंगे, जैसा कि स्पेन ने 16th सेंचुरी में किया था। इंग्लैंड के एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्ट की एक वजह यह भी थी कि वो चाहते थे कि वो नेटिव लोगों को कन्वर्ट कर सके। तो धर्म भी एक रीजन था जिसकी वजह से इंग्लैंड एक्सप्लोरेशन की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखा रहा था, क्योंकि वो चाहते थे कि जो स्पेन का कैथोलिक प्रभाव है उसको वो चैलेंज कर सके। अटलांटिक कोस्ट के पास एक कॉलोनी बसाकर अटलांटिक में अपनी प्रेजेंस शो करने की कोशिश में इंग्लिश लोग प्राइवेटियरिंग में हिस्सा ले सकते थे और वहां के कीमती ट्रेडिंग रूट्स पर अपना कंट्रोल बना सकते थे। सर वॉल्टर को क्वीन एलिजाबेथ I का सपोर्ट मिला क्योंकि उनके बीच एलिज लव अफेयर की बातें थी और उन्हें नॉर्थ अमेरिका में एक्सपीडिशन करने की परमिशन भी मिल गई। पहली एक्सपीडिशन का मकसद था अटलांटिक कोस्ट के आसपास के उन पोटेंशियल एरियाज को स्काउट करना जहां पे सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी हो। चेसापीक वे का माउथ डिस्कवर करने के बाद ये डिसाइड किया गया कि ये लोकेशन परमानेंट सेटलमेंट के लिए प्राइम लोकेशन है। लेकिन कई ऑब्स्टेकल जैसे कि नेटिव अमेरिकन के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स और हैवी स्टॉर्म्स हर एक्सपीडिशन और सेटलमेंट के लिए हर बार कई समस्याएं पैदा करते रहे। सर वॉल्टर ने क्वीन एलिजाबेथ के सामने जाके न्यू वर्ल्ड को कॉलोनाइज करने का एक नया प्रपोजल सामने रखा और इसका मेन मोटिव था नए रिसोर्सेज और नई धातुओं को एक्सप्लोर करना और न्यू वर्ल्ड पे जाके इंग्लिश क्लेम को इस्टेब्लिश करना। अप्रैल 1584 में सर वॉल्टर ने अपने 2 शिप्स को रवाना किया जिन्हें फिलिप एमेडस और आर्थर वारलोव कमांड कर रहे थे। जुलाई 1584 में वो आज के नॉर्थ कैरोलिन के कोस्ट पे पहुंचे, जहां पे उनकी मुलाकात वहां की एल्गोक्विन ट्राइब से हुई जब वो जमीन की एक्सप्लोरेशन कर रहे थे। वारलोव के दिए गए जर्नी के अकाउंट्स ने बताया कि ये एरिया रिसोर्सेज से भरपूर था और आगे चलकर सेटलमेंट के लिए प्रोमिसिंग लग रहा था। वॉल्टर, एमेडस और बारलोव इंग्लैंड वापस लौटे और अपने साथ ट्राइब्स के 2 लोग मानतियो और वांचीज को भी लेकर आए। सर वॉल्टर की डिस्कवरीज ने इन्वेस्टर्स को काफी इन्फ्लुएंस किया और इन्वेस्टर्स चाहते थे कि रोanoke आइलैंड पे एक और एक्सपीडिशन भेजी जाए और वो इसके लिए इन्वेस्ट करने के लिए भी रेडी हो, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पहली परमानेंट इंग्लिश कॉलोनी स्टैब्लिश करने की कोशिश थी। अप्रैल 1585 में सर रिचर्ड ग्रीनवाइल की कमांड में 7 वेसल प्लाईमाउथ इंग्लैंड से 600 सोल्जर्स और सेलर्स के साथ रोanoke आइलैंड के लिए रवाना होते हैं दूसरी एक्सपीडिशन पे। इंग्लिश एक्सप्लोरर राल्फ लेन भी इस एक्सपीडिशन पे ग्रीनवाइल के साथ जाते हैं। पहली रुकावट जो फ्लीट ने फेस की वो अटलांटिक में एक बड़ा स्टॉर्म था जिसने उनकी कुछ शिप्स को नुकसान पहुंचाया और कुछ को डिस्ट्रॉय कर दिया। ग्रीनवाइल ने डिसाइड किया कि शिप्स को पोर्टो रिको डाइवर्ट कर दिया जाए जहां पे उनकी रिपेयर की जा सके। पोर्टो रिको में लेन और ग्रीनवाइल के बीच में झगड़ा हो गया क्योंकि ग्रीनवाइल ने इस पिट स्टॉप के दौरान प्राइवेटरिंग करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसका स्केड्यूल डिले हो गया। कॉलोनिस्ट के लिए ये जरूरी था कि वो रोanoke आइलैंड विंटर से पहले पहुंच जाए क्योंकि उन्हें विंटर के लिए वहां पे जाके तैयारियां करनी थी। लेकिन स्केड्यूल में डिले होने की वजह से ये चांसेस थे कि वो शायद विंटर के टाइम पे वहां पे पहुंचे और उन्हें विंटर के लिए तैयारियां करने का
टाइम ना मिले, और इसी वजह से राल्फ और ग्रीनवाइल्ड के बीच में झगड़ा हो गया। जब शिप रोanoke आइलैंड के पास पहुंची तो कुछ शिप अपने बड़े साइज की वजह से वहां पे क्रॉस नहीं कर पाई, और तब ये डिसाइड किया गया कि इन बड़े शिप्स को अटलांटिक कोस्ट पे ही एंकर कर दिया जाए, और इसकी वजह से वो शिप्स बैड वेदर के डेंजर में थी। एक बड़ी शिप जिसका नाम के टाइगर था, जब उसे एंकर कर रहे थे तो एक बड़े स्ट्रॉम की वजह से वो काफी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, और इस पे जितनी भी फूड सप्लाई थी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई। इससे जो कॉलोनिस्ट के लिए फूड सप्लाई थी वो भी कम हो गई। ग्रीनवाइल्ड ने डिसाइड किया कि वो वापस इंग्लैंड सेल करेंगे और ज्यादा कॉलोनिस्ट लेके आएंगे और फूड सप्लाई कॉलोनिस्ट के लिए लेके आएंगे। राल्फ लेन को लगभग 100 लोगों के साथ वहां पे छोड़ दिया गया ताकि वो तब तक जब तक ग्रीनवाइल्ड वापस ना आ जाए वो वहां पे एक टेम्परेरी सेटलमेंट बना दे। जब राल्फ लेन और कॉलोनिस्ट वहां पे अपने पास जो भी बचा हुआ था उसके साथ सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, अपना काम चलाने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें समझ आया कि वो एल्गोकियन जो कि वहां पे नेटिव लोग थे, जो ट्राइब वाले लोग थे, उनकी हेल्प के बिना वहां पे सरवाइव नहीं कर सकते, उनकी हेल्प के बिना वो वहां पे नहीं रह सकते। कुछ समय के लिए रोanoke कॉलोनिस्ट और एल्गोकियन के बीच में रिश्ते अच्छे रहे, लेकिन कॉलोनिस्ट के फूड के लालच ने इस रिश्ते को खराब कर दिया। एल्गोकियंस को इंग्लिश बीमारियां जैसे कि स्मॉल पॉक्स का सामना भी करना पड़ा, जिसकी वजह से टेंशन और भी बढ़ गई, और लास्ट में एल्गोकियन ने ये डिसाइड किया गया कि इन कॉलोनिस्ट को यहाँ से बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा, नहीं तो उनकी खुद की ट्राइब डेंजर में आ जाएगी और हो सकता है इन बीमारियों की वजह से बिल्कुल खत्म भी हो जाए। और इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि इन लोगों को बाहर निकाल के फेंका जाए। नहीं, विंजिना ने एक प्लान बनाया था कि कॉलोनिस्ट की फूड सप्लाई को कट ऑफ करने के लिए, जिससे कॉलोनिस्ट छोटे ग्रुप्स में डिवाइड होकर फूड के लिए इधर उधर भागना शुरू करेंगे। इससे स्कॉटन ट्राइब को कॉलोनिस्ट को आसानी से ओवरपावर करने का मौका मिलता। लेकिन राल्फ लेन को वर्जीनिया के इस प्लान के बारे में पता चल गया था और उसने जून 1596 में चीफ को मार दिया, इससे पहले की प्लान एग्जीक्यूट होता। स्पेनिश शिप्स का डर और स्कॉटन ट्राइब के बीच टेंशन बढ़ जाने के बाद लेन और कॉलोनिस्ट को रिलीफ मिला जब सर फ्रांसिस ड्रेक रोanoke आइलैंड पे आए, जो वेस्ट इंडीज में स्पेनिश शिप्स को रेड कर रहे थे। ड्रेक ने इनिशियली लेन को एक बेटर एरिया ढूंढने में मदद करने के लिए एग्री किया, लेकिन एक ह्यूरिकेन ने इस प्लान को चेंज कर दिया। लेन ने रीसेटलमेंट का अटेम्प्ट कैंसिल कर दिया, रोanoke आइलैंड को ड्रेक के साथ छोड़ दिया और वापस इंग्लैंड सेल कर गया। 1587 में एक थर्ड एक्सपीडिशन और नॉर्थ अमेरिका को कॉलोनाइज करने की दूसरी कोशिश। जॉन व्हाइट को नए कॉलोनी का गवर्नर बनाया गया। उन्हें 118 कॉलोनीज के साथ भेजा गया, जिनमें से ज्यादातर को इंग्लैंड से ही रिक्रूट किया गया था, और वो अपने बिलीफ्स की वजह से वहां पे गए क्योंकि वो चाहते थे कि उनका फेथ स्प्रेड हो नेटिव लोगों के बीच। कॉलोनिस्ट जुलाई 1587 में रोanoke आइलैंड पे पहुंचते हैं। उनका ओरिजिनल प्लान चीजापीक वे एरिया में सेटल होने का था, लेकिन नेविगेटर सिमन फर्नांडिस ने कॉलोनिस्ट को अटलांटिक कोस्ट के जरिए चीजापीक ले जाने से मना कर दिया। ऐसा लगता है कि उसने जल्दी से वापस सी में जाना था ताकि वो स्पेनिश शिप्स को रेडिंग करके ट्रेजर इकट्ठा कर सके अपने इंग्लैंड वापस आते वक्त। कॉलोनिस्ट ने राल्फ लेन और पहले के कॉलोनिस्ट के द्वारा छोड़े हुए घरों को वापस से ठीक किया। अगस्त में व्हाइट कॉलोनिस्ट को छोड़कर इंग्लैंड वापस चले गए ताकि वो और सप्लाईज ला सके। वो नवंबर तक इंग्लैंड वापस आ गए और मार्च 1588 तक अपनी ट्रिप वापस कॉलोनी पे शुरू करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके कॉलोनी वापस जाने के प्लान डिले हो गए क्योंकि प्रीवी काउंसिल ने उन्हें स्पेनिश आर्माडा के कारण छोड़ने से मना कर दिया। व्हाइट ने अपने रिटर्न के लिए जो भी शिप्स प्लान की थी वो स्पेनिश आर्माडा के सामने डिफेंस के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थी। 20 मार्च 1590 को जॉन व्हाइट अपनी जर्नी वापस रोanoke आइलैंड के लिए शुरू करने में सक्सेसफुल रहे ताकि वो उन कॉलोनिस्ट को रिलीफ दे सके जो उन्होंने छोड़ दिए थे। व्हाइट अगस्त में रोanoke आइलैंड पहुंचे, जो उनके छोड़ने के लगभग 3 साल बाद था। कॉलोनिस्ट का कोई भी साइन उन्हें वहां पे नहीं मिला, ना तो जिंदा और ना ही मुर्दा। जो हाउसेज उन्होंने रिपेयर किए थे वो भी वहां से गायब हो चुके थे और वहां पे सिर्फ 2 चीजें ऐसी थी जो उनके वेयर अबाउट के बारे में पता बता सकती थी। एक ट्री पर CRO लेटर कार्व किया गया था और एक दूसरे वुडन पोस्ट पर कार्व किया गया था क्रोटन। व्हाइट ने क्रोटन आइलैंड, जो कि आज के हैट्रेस आइलैंड के नाम से जाना जाता है और रोanoke आइलैंड से सिर्फ 50 माइल साउथ में है, जाने की कोशिश की, लेकिन वो खराब मौसम की वजह से उस आइलैंड पे नहीं जा पाए, जिसकी वजह से ये कभी पता नहीं चल पाया कि आखिरकार उन कॉलोनिस्ट के साथ में क्या हुआ। कॉलोनिस्ट के साथ में क्या हुआ होगा, क्या वजह रही होगी उनके वहां से गायब होने की, इन पॉसिबिलिटीज को बाद में इन्वेस्टिगेट किया गया। जबकि कॉलोनिस्ट का एल्गोकियन ट्राइब के साथ कोई पीसफुल रिलेशन नहीं था, लेकिन फिर भी इस बात को रूल आउट कर दिया गया कि
इस ट्राइब ने उन कॉलोनिस्ट को मार दिया हो, क्योंकि वहां पे किसी की बॉडी नहीं मिली, कोई कंकाल नहीं मिले जिससे ये वेरीफाई हो सके कि यहाँ पे लोगों को मारा गया है और या फिर दफनाया गया हो या जलाया गया हो। तो इस चीज को रूल आउट कर दिया गया और सेम कारणों की वजह से ये भी रूल आउट कर दिया गया कि यहाँ पे एक्चुअल में कोई बीमारी फैली होगी जिसकी वजह से सारे के सारे लोग मारे गए हों। कैप्टन जॉन स्मिथ 1607 में प्रेजेंट डे वर्जीनिया में जेम्स टाउन कॉलोनी स्टैब्लिश करने आए। तो चीफ पोहार्टन ने उन्हें बताया कि रोनोक कॉलोनिस्ट उसकी लैंड में थे और क्लेम किया कि उन्हें मारा गया ताकि और कॉलोनिस्ट न्यू वर्ल्ड में ना आए, जबकि ये अकाउंट कुछ कॉलोनिस्ट के लिए सच हो सकता है। हिस्टोरियन ने कुछ और पॉसिबल थ्योरीज भी कंसीडर की हैं। लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोनोक के बारे में एक पॉपुलर और मोस्ट एक्सेप्टेड जो थ्योरी है वो ये है कि ऐसा माना गया कि बहुत सारे रोनोक आइलैंड पे जो कॉलोनिस्ट थे वो क्रोटन आइलैंड चले गए और वहां पे सेटल हो गए। बाकी कॉलोनिस्ट चीजापीक एरिया में एलिजाबेथ रिवर के साथ नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स के साथ ट्रेवल कर गए। जॉन वाइट के 1587 में रोनोक से सप्लाई लेने के लिए डिपार्चर से पहले कॉलोनिस्ट ने जॉन वाइट को बताया था कि वो 15 माइल तक मेनलैंड में जाएंगे। अब इसे अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। मास्टर हिस्टोरियन जेम्स हॉर्न अपनी ओपिनियन देते हैं कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हो सकता है और वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ कॉलोनिस्ट के डिसअपीयरेंस में कुछ डिस्कनेक्ट्स भी ढूंढते हैं। हॉर्न सजेस्ट करते हैं कि कॉलोनिस्ट का मतलब था कि वो कॉन्टिनेंट के मेन लैंड में 15 माइल्स ट्रेवल करने वाले थे। जेम्स हॉर्न ये भी सजेस्ट करते हैं कि कॉलोनिस्ट ने रोनाक आइलैंड पे एक छोटी ग्रुप छोड़ी थी जो वाइट को इन्फॉर्म कर सके कि कॉलोनिस्ट कहां मूव हुए। एक और ग्रुप को कॉलोनिस्ट शायद तुस्कारा ट्राइब के विलेज में गए होंगे जो नॉर्थ कैरोलिना के कोस्टल में रीजन को ऑक्यूपाई करते थे। हॉर्न को लगता है कि जो कॉलोनिस्ट तुस्कारा ट्राइब के साथ रहे वो शायद 10 साल तक सरवाइव कर गए होंगे, जब तक पोहाटन और पामुन की ट्राइब के वॉरियर्स रोनाक और चौबान रिवर्स के थ्रू आकर उन्हें मार नहीं दिया। कॉलोनिस्ट को शायद इसलिए मार दिया गया होगा ताकि लोगों को और ज्यादा कॉलोनिस्ट लाने से डिस्करेज किया जा सके, या फिर जो फ्यूचर में आने वाले कॉलोनिस्ट है वो रोनोक कॉलोनिस्ट से ना मिल सके। और ये भी मुमकिन है कि एक छोटी ग्रुप को कॉलोनिस्ट क्रोएशियन आइलैंड पे ट्रेवल करके सरवाइव कर गई हो। इंग्लिश एक्सप्लोरर और नेचुरलिस्ट जॉन लॉसन ने अर्ली 18th सेंचुरी में एक अकाउंट दिया था कि उन्होंने एक ग्रुप ऑफ क्रोएशियन से मुलाकात की जिनमें से कुछ के पास ग्रे आईज थी। ये क्रोएशियन के लिए आम फीचर नहीं था, इसलिए हॉर्न को लगता है कि ग्रे आइज वाले इंडिविजुअल शायद रोनोक कॉलोनिस्ट के डिसेंडेंट थे जो क्रोएशियन तक पहुंच गए। थ्योरीज डेवलप करने के बावजूद भी अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जो एक्चुअल में इस चीज का पुख्ता सबूत दे सके कि एक्चुअल में रोनोक आइलैंड पे जो कॉलोनिस्ट गए थे उनके साथ क्या हुआ और वो किस वजह से गायब हुए या फिर वो कहाँ गए, किस आइलैंड पे जाके बसे। इसका कोई भी एक्चुअल में पक्का सबूत आज तक नहीं मिला। तो एक्चुअल में रोनोक कॉलोनिस्ट के साथ क्या हुआ, कुछ हुआ या नहीं हुआ, इस चीज का आज तक कोई पता नहीं चल पाया। इसी वजह से उन्हें आज भी द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोनोक के नाम से जाना जाता है। आई होप इस वीडियो से आज आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ नया जाना होगा और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप दिनेश एंड व्हील्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।